अब मैं आपको ले चलती हूँ अब कातंत्र व्याकरण की ओर, यानी संस्कृत व्याकरण। आपको सीखना अच्छा लगता होगा और इतनी सरलता से आप जान रहे हैं कि इसमें कोई भी परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। अभी तो ऐसी व्याकरण चल रही है जैसे आपने अपनी पढ़ाई की अवस्था में चौथी, पांचवी, छठी क्लास में, आठवीं तक तो सबको संस्कृत कंपलसरी होती ही है हिंदी के समान। तो उसके समान ही ये व्याकरण की अभी प्रारंभिक गति चल रही है। आपने 12 सूत्र इसमें पढ़ लिए। 12 सूत्रों में आपने जाना कि 47 कुल वर्ण होते हैं और इन वर्णों को कहा कि अनादिकाल से वर्णों का समुदाय सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं है। भगवान हमें बताते हैं केवल यह अनादिकालीन वर्णों का समुदाय सिद्ध अनादिकाल से है। 47 में 14 स्वर हैं और 33 व्यंजन। अब 14 स्वरों में बताया कि आपको कि स्वरो वर्ण वर्जो नामी, यानी जो स्वर दीर्घ और लघु बताए, फिर उसमें नामी संज्ञा बताई, ए ऐ ओ औ इनकी नामी संज्ञा है, और नहीं स्वरो वर्ण वर्जो नामी, केवल अवर्ण को छोड़ करके बाकी 12 स्वर को नामी संज्ञा दी है। और नामी संज्ञा में फिर उसके बाद एकारादीन संध्यक्षराणी बताया 9वें सूत्र में। ए औ, ए ऐ ओ औ ये 4 वर्ण जो हैं संध्यक्षर कहलाते हैं। और नित्यम संध्यक्षराणी दीर्घाणी, संध्यक्षर नित्य ही दीर्घ होते हैं। इसमें ए लघु ऐ दीर्घ ऐसा नहीं है, ए ऐ ओ औ एक समान ये दीर्घ ही कहलाते हैं। और उसके बाद 5 वर्ग बताए हैं कादीन व्यंजनानी से, कि व्यंजनों को भी आप जाने और उनके 5 अक्षरों के 5 वर्ग होते हैं। अब आप चलिएगा 13 नंबर के सूत्र में। वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः, वर्गाणां प्रथम द्वितीयाः, शशसाश्चाघोषाः, सससाश्चाघोषाः, वर्गाणाम प्रथम द्वितीया शशसाश्चाघोषाः। वर्गाणां प्रथम द्वितीयाः सससाश्चाघोषाः। ये सूत्र क्या कहता है? इन वर्गों में, वर्गों माने 5 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन 5 वर्गों में प्रथम और द्वितीय अक्षर इनकी अघोष संज्ञा है। अभी केवल संज्ञा, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी कि क्यों है अघोष, क्या है अघोष, केवल इनके अघोष संज्ञा। शश शश चा घोषा, श स 3 प्रकार के जो श हैं ये लिए हैं कि प्रथम और द्वितीय अक्षर। तो 5 वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर कितने हो गए? 10 हो गए। और उसमें 3 और मिलाए, शश शश चा घोषा, श श स, तो 13 अक्षर अघोष संज्ञा वाले कहलाए हैं। इनकी अघोष संज्ञा है, ये संज्ञा प्रकरण ही है। तो इसमें संज्ञाएं अभी बता रहे हैं, इनका काम आगे संधि और लिंग प्रकरण में आएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इसमें दे दिया क ख च छ ट ठ त थ प फ श श स, ये 13 अक्षर जो हैं इनकी अघोष संज्ञा कहलाई है। आगे चलते हैं। घोषवंतोन्ये, घोषवंतोन्ये, घोषवंतोन्ये। अब अन्य, अन्य माने इनसे बचे हुए जो अक्षर हैं। तो 33 में से 13 निकल गए, बचे 20, यानी वर्गों में 3 अक्षर बचे। का खा निकल गए थे तो गा घांगा, और ऐसे ही ज झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, ये 5 के निकल आए। और उसके साथ में य र ल व और ह, इतने ये 20 अक्षर जो हैं इनकी घोष संज्ञा है। घोषवंतोन्ये, घोषवान इनकी संज्ञा है। ऊपर वाले अक्षरों की 13 अक्षरों की अघोष संज्ञा है और इन 20 अक्षरों की 20 व्यंजनों की घोष संज्ञा है। अनुनासिकांगायण नमः, अनुनासिकागायण नमः, अनुनासिकांगायण नमः, अनुनासिकागायण नमः। अब इसमें ङ य ण न म
इनको अनुनासिक संज्ञा है। और अनुनासिक का अर्थ बताया कि नासिका के नाक के पीछे के नाक के मूल से, जहाँ से नाक की रचना शुरू हुई है, वहाँ नाक के पिछले भाग से इनका उच्चारण होता है, तो इनको अनुनासिक कहा। नासिका के पीछे से जिनका उच्चारण होता है उनको अनुनासिक, इनके अनुनासिक संज्ञा है। पहले इस प्रकरण में, व्याकरण में पहले संज्ञाएं बता रहे हैं, नाउन। उसके बाद में इनका जब काम आएगा, मान लो कहेंगे कहीं कि यहाँ पर उसको बिंदु को अनुनासिक हो जाता है, तो अनुनासिक आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा कि गा है या यहाँ है या ना है या माँ है, तो उस जगह ये आपके काम आएंगे। तो इसमें कहा कि गा या ना और माँ के उच्चारण में कुछ कुछ ध्वनि जो है नाक से भी निकलती है, इसलिए इनको अनुनासिक कहा है। समझ में आ रहा है? इसमें कुछ समझने जैसी ही बात नहीं है, ये केवल सूत्र बच्चों को रटाए जाते हैं। जैसे गिनती, पहाड़ा, ये सब पढ़ाए जाते थे ना पहले, तो ऐसे ही इनको केवल पढ़ना और रटना है। ये अनुनासिक संज्ञक कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपके ये 15 सूत्र हुए। 47 वर्ण हैं और वर्णों का समुदाय अनादिकाल से सिद्ध है। उसमें 14 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, और उसमें अवर्ण को छोड़कर, आ को छोड़ करके बाकी जो हैं नामी संज्ञक हैं। और नामी में से भी फिर निकाला कि ए ऐ ओ औ ये संध्यक्षर कहलाते हैं, ये दीर्घ होते हैं। ये सारे नियम आपको शुरू में कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे मैथ्स के फार्मूले हैं, ऐसे ही ग्रामर के, व्याकरण के ये फार्मूले हैं। और इनको आप प्रारंभ में अपने मन में बसा लें, और उसके बाद में आपको बहुत ही सरल व्याकरण लगेगी। उसके द्वारा आप अपने संस्कृत ज्ञान को वृद्धिंगत करके और संस्कृत में पारंगत हो सकते हैं। लेकिन जब तक नींव नहीं बनाएंगे, आप चाहें कि केवल मकान बन जाए, नहीं हो सकता, नींव बनाना है। तो ये व्याकरण जो है नींव है। व्याकरण, छंद और अलंकार, इन 3 को वाङ्मय कहा गया है। अभी आप एक का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शुरुआत है, और धीरे धीरे करके छंद और अलंकार भी पढ़ेंगे तो आप भी वाङ्मय में विशारद हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको संस्कृत व्याकरण का भी ये लघु ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। इसके द्वारा आप अपने वचनों की शुद्धि, अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, इनको करके और जो स्तोत्र आदि पढ़ते हैं उनको पढ़ने का पूर्ण फल, पूर्ण पुण्य प्राप्त करें। यही आपके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद।